नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर रही हैं क्योंकि यहां पर केंद्र की सबसे ऊंची कुर्सी पे पहुंचना हर आदमी चाहता है, हर सत्ता चाहती है। और यहां पर जो दल है वो यहाँ प्रयास यही कर रहे हैं कैसे न कैसे यहाँ पर हर वर्ग को अपने पाले में कर लें। दलित ओबीसी वर्ग को लेकर लगातार यहाँ तैयारी चल रही है और खासतौर पर बीजेपी इस वर्ग को लेकर अपनी पूरी व्यवस्था के साथ जुट गई है। दलित सम्मेलन कराए जा रहे हैं 17 को, 19 को, 28, 29, 30। जो उत्तर प्रदेश है सभी 6 क्षेत्रों बता हुआ है, वहां पर सब जगह दलित सम्मेलन हो रहे हैं। जहां पर एक सम्मेलन हापुड़ में हो चुका है और कल यहाँ पर अलीगढ़ में है। उसके बाद कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर में तमाम सम्मेलन जगह हो रहे हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी जहां एक तरफ दलित वोट बैंक को बेहतर तरीके से अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहां पर दलित गौरव संवाद के माध्यम से 9 अक्टूबर से अपनी मुहिम शुरू कर चुकी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीए के माध्यम से अपनी राजनीतिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो एक मुहिम है बहुत पहले शुरू कर चुकी है। अखिलेश यादव समय समय पर पीडीए की बात जरूर करते हैं, हालांकि पीडीए के बाद वो सवर्ण और यानी एस की बात करना भूल जाते हैं, पर पीडीए को लेकर लगातार उनके बयान बताते हैं कि उनका भी यहाँ पर इस वर्ग की तरफ पूरा झुकाव है, क्योंकि ये वर्ग की बात करें तो वो निर्णायक भूमिका में है। और इसके पहले अगर हम बात कहें 14, 17, 19, 22 चुनाव की अगर बात करें तो इस वर्ग ने बीजेपी का साथ दिया और परिणाम आपके सामने है। स्पष्ट बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें और चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, 14, 19 की बात करें और चाहे हम 17 और 22 की उत्तर प्रदेश की बात करें। यहाँ पर जो परिणाम आए वो पक्ष में आए क्योंकि यहाँ पर इस वर्ग ने साथ दिया। अगर बात करें ये वर्ग तो परंपरागत बहुजन समाज पार्टी का माना जाता था एक समय उत्तर प्रदेश में, पर चूंकि बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता यहाँ पर कम रही तो उसके बाद ये वर्ग यहाँ वहाँ ना जाते हुए बीजेपी के साथ चला गया, ये बात कही जा रही है। और बीजेपी इसको लेकर पूरे विश्वास के साथ कह रही है कि वर्ग हमारे साथ है और जो परिणाम है वही बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस वर्ग ने बीजेपी का साथ दिया है। बिना इस वर्ग की निर्णायक भूमिका के सत्ता में बहुमत संभव नहीं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, पर चर्चाएं तो हो रही हैं यहाँ पर बीजेपी की सुपड़ा साफ की, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि रार जो है वो बनती चली जा रही है। रार मध्य प्रदेश चुनाव में, रार सपा और कांग्रेस के बीच में, रार टिकट बंटवारे के बीच में, रार सामंजस्य को लेकर और रार यहाँ पर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में यहाँ अखिलेश यादव ने खुला अल्टीमेटम देते हुए सीटों की मांग की थी मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अब तक कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई। मैं 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए, अभी हो सकता है कि और प्रत्याशी घोषित करें, पर जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर उनको तवज्जो नहीं मिलना स्पष्ट करता है कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल बहुत कुछ दिक्कत वाली है। क्योंकि यहाँ पर केवल बात करने से काम नहीं चलने वाला है, कि जो बयान है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के, वो बयान है अखिलेश यादव के, वो स्पष्ट करते हैं कि आईएनडीआईए की कवायद तो शुरू की गई थी, पर विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी कलई खुल गई है। और जिस तरह खुल का बयान आ रहा है हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, कोई बयान दे रहा है कि हम सीट लेने वाले नहीं, सीट देने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जब 17 का विधानसभा चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उस समय भी हमने देखा था कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें दी थी, बड़ी संख्या में सीटें दी थी। पर यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दी, उसके बाद यहाँ रार बननी तय थी और रार बनती लगातार चली जा रही है। खैर, यहाँ तमाम बड़े नेताओं ने इस रार को खत्म करने की बात कही है। कोई ये बोल रहा है कि ये जो गठबंधन है लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, पर न जाने क्यों गठबंधन अगर लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय इन बयानों से खाई को लगातार क्यों बढ़ा रहे हैं। चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है। इस चर्चा पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है। एक समय था जब मायावती को दलित वोट बैंक ने उत्तर प्रदेश का सिरमौर बना दिया था। कभी अपने मायाजाल से यूपी की सियासत की शतरंजी बाजी पलट देने वाली बसपा सुप्रीमो के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएसपी के कद्दावर वोट बैंक पर डेंट लगने की तैयारी चल रही है। समय के कालखंड में कभी माया का दुर्जय किला रहे दलित वोट बैंक पर अब सभी राजनीतिक दल पहली नजर लगाए बैठे हैं।
2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी दलित वोट बैंक के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, तो वहीं विपक्ष भी एड़ी चोटी का जोर लगाए दलितों में पैठ बनाने की जद्दोजहद में लगा है। बसपा के वोटों पर कांग्रेस का फोकस। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस काशीराम की पुण्यतिथि को 9 अक्टूबर से दलित गौरव संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की थी। काशीराम को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके संदेशों का प्रचार कर रही है। उसी दिन से दलित गौरव संवाद कार्यक्रम जारी है, जो संविधान दिवस यानी 26 नवंबर तक चलेगा। कांग्रेस इस अभियान के जरिए दलित समुदाय के डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों समेत अन्य प्रबुद्ध वर्ग के बीच अपनी पैठ जमाने की चाह में नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस सत्ता पक्ष को जातिगत जनगणना के आधार बनाकर घेरने में भी जुटी है। बहुजन की राह पर सपा। तो वहीं सपा भी अब यादव मुस्लिम के साथ साथ दलित और अति पिछड़े वर्ग के जोड़ने के मिशन पर जुटी है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सपा लोहिया के साथ अंबेडकर और काशीराम के विचारों को लेकर चलेगी। सपा की नजर पूरी तरह से दलित वोटों पर है, जिसके लिए उन्होंने काशीराम की प्रयोगशाला से निकले हुए तमाम बसपा नेताओं को अपने साथ मिलाया और उनके जरिए दलितों के विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर वाहिनी बनाई तो साथ ही काशीराम की मूर्ति का भी अनावरण किया। इतना ही नहीं, साफ साफ कहते हैं कि लोहियावादी और अंबेडकरवादी एक साथ आ जाते हैं तो फिर उन्हें कोई हरा नहीं सकता। सपा के कई दलित नेताओं को आगे बढ़ाने में जुटी है, जिसके जरिए 22% वोटों को अपने साथ जोड़ने का प्लान बनाया गया है। बीजेपी का दलित मिशन। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक सफल हो चुकी है और अब उसकी नजर जाटव वोटरों पर है। बीजेपी लगातार दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुटी है। केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए दलित समुदाय के बीच बीजेपी ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, संघ पर सामाजिक समरसता के जरिए दलित समुदाय के विश्वास को जीतने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए गांव-गांव अभियान भी चलाया जा रहा है। बीजेपी ने दलित समुदाय के अलग अलग जातियों को सरकार और संगठन में जगह देकर भी उन्हें सियासी संदेश देने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित मतदाताओं को साधने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जहां बीजेपी के अनुसूचित जातियों में पैठ बनाने का मास्टर प्लान तैयार है। आरएलडी का दलित का चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की सियासी विरासत संभाल रहे आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की नजर भी दलित वोटरों पर है। दलित वोटों को जोड़ने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। जयंत अपने विधायकों को निर्देश दे चुके हैं कि विधायक निधि का 33% पैसा दलित बस्तियों और उनके विकास के लिए खर्च करें। इतना ही नहीं, उन्होंने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ भी हाथ मिला रखा है। खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर के जरिए दलितों का वोट बैंक आरएलडी जोड़ने में सफल रही थी। जयंत चौधरी पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम दलित गुर्जर समीकरण बनाने में जुटे हैं और उसके लिए गांव-गांव अभियान भी चला रहे हैं। दलित रणनीति से मायावती को लगेगा झटका। सूबे में गैर जाटव दलित वोटों की आबादी तकरीबन 8% है। इनमें 50 से 60 जातियां और उपजातियां हैं और ये वोट विभाजित होता है। हाल के कुछ सालों में दलितों को उत्तर प्रदेश में बीएसपी से मोहभंग होता दिख रहा है। गैर जाटव दलित मायावती का साथ छोड़ चुका है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में गैर जाटव वोट बीजेपी के पाले में खड़ा दिख रहा है, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ स्थिर नहीं रहता। इस वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। हाल के दिनों में कांग्रेस ने जिस तरह से यूपी में गैर जाटव दलितों को संगठन में तवज्जो दी है और उनके मुद्दे को धारदार तरीके से उठाया है, उससे मायावती के लिए आने वाले समय में चुनौती खड़ी हो सकती है। यूपी में करीब 22% आबादी दलितों की है। इनमें करीब 12% जाटव है। दलित वोट एक समय कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन काशीराम के चलते बसपा का परंपरागत वोट बनने में कामयाब हो गया। लेकिन इस बीच दलितों का वोट बैंक बीएसपी से हटता चला गया। गैर जाटव दलित मायावती का साथ छोड़ चुका है। ऐसे में दलित वोटों पर जिस तरह से विपक्षी दलों की नजर है, उससे बसपा की चिंता बढ़ना लाजमी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का आधार रही मायावती, देखना दिलचस्प होगा कि माया का साथ छोड़ दलित किस ओर जाएंगे। हालांकि सभी दल दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में जुटे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प हो चुकी है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको तो रूबरू करा दूं, नेता भाजपा से यहाँ पर राम हृदय राम अपनी बात रखेंगे। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे। विशाल कुमार यादव प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में अपनी राय देंगे। प्रवक्ता हमारी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी और प्रवक्ता राहुल के रूप में अनुभवी रजनीकांत मिश्रा जी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता सपा से। रविंद्र भाई, बीजेपी दलित सम्मेलन कर रही है, मेहनत कर रही है। 17 से शुरुआत हो गई जी, 30 तक सम्मेलन रहेंगे। सभी 6 क्षेत्रों में सम्मेलन रहेंगे। आप भी पीडीए की बात कर रहे हैं
और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश चुनाव में आप लोगों की रार सामने आ रही है, खुलकर, मैं खुलकर ही बोलूँगा, क्योंकि जब बयान खुलकर आते हैं तो उसको फिर संजीदा रूप से छिपा नहीं बोल सकते हैं। किस तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो दलित सम्मेलन बीजेपी अपनी जो राजनीति पुख्ता करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रही है, तो आपकी पार्टी यहाँ पर फिलहाल एक ऐसे मंसूबे में लगी हुई है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपनी जो बयानबाजी लगातार करती चली आ रही है। आप कभी बोलते हैं हम टिकट देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, तो यहाँ पर जो रार है वो भी यहाँ नुकसानदेह है। कैसे यहाँ पर बीजेपी की मेहनत को और जो रार है उसको ख़त्म करेंगे और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? चुनाव पास में आ गया, बहुत दूर नहीं है। रविंद्र प्रताप सिंह। दो प्रश्न आपने पूछा, एक उत्तर प्रदेश का, एक मध्य प्रदेश का। जी, पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। कर लीजिए जी। कोई भी पार्टी अपने दल को सत्ता में लाने के लिए जी संवैधानिक ढंग से जी कोई भी सम्मेलन कर सकती है, ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप रहा है वो सत्ता लोलुप रहा है। अच्छा। सत्ता पाने के लिए वो मुस्लिम लीग से समझौता कर चुकी है, समाजवादियों से समझौता कर चुकी है, वामपंथियों से समझौता कर चुकी है। जी। देश का बंटवारा कराया मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। अच्छा। जब देश स्वतंत्र हो गया क्षेत्रवाद चलाया। उसके बाद जब सत्ता से बाहर हो गए धार्मिक उन्माद फैलाया। अब जातीय उद्देश्य फैला के अच्छा सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये मालूम है कि पूरी तरीके से इनके हाथ से सत्ता जा चुकी है। अच्छा। प्रत्यक्ष प्रमाण बता दें, पिछले 9 चुनाव लगातार हारे हैं। अच्छा। हिमाचल प्रदेश का पंचायत चुनाव, नागपुर का, देशपुर में जो उपचुनाव हुए थे पहली बार, मेघालय के चुनाव, अंधेरी विधानसभा का चुनाव, कर्नाटक राज्य का चुनाव, बंगाल पंचायत के चुनाव, ठीक। फिर उपचुनाव जो हुए, और अभी लद्दाख में 370 का ढोल पीटते हैं। अच्छा। 2 भागों में बांट दिया जम्मू कश्मीर को। अभी लद्दाख में चुनाव हुए। इससे बड़ी शर्मनाक हार भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती है। 26 में से 2 सीट मिले हैं। अच्छा, ठीक। तो ये अपनी हार के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। अच्छा। तो पार्टी विद डिफरेंस का खाल उड़ने वाले अब जातीय सम्मेलन करके, पहले हिंदू के नाम पे कहा कि नहीं सब हिंदू है, जातीय सम्मेलन नहीं हो सकता है। अब हिंदुओं को बांट बांट के जातियों में करके सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब आते हैं आपने मध्य प्रदेश की जो बात की है जी। मध्य प्रदेश जो हमारा एनडीए गठबंधन है, बिहार, कर्नाटक, मुंबई, तीनों जगह जो चर्चा हुई है लोकसभा सीटों पे हुई है। अच्छा अच्छा। अब आपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा जी, तो मध्य प्रदेश का जो भी चुनाव हम लड़ रहे हैं जी, केवल वहीं पर लड़ रहे हैं जहां पर हम बीजेपी को हराएंगे। अच्छा। जहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है। अच्छा, ठीक है। तो इससे भी एनडीए गठबंधन को लाभ मिलेगा। ठीक। अखबार क्या लिखता है यह तो सबको मालूम है कि प्रायोजित है भारतीय जनता पार्टी से। अगर इनका बस चला होता तो एनडीए गठबंधन बना ही नहीं होता। अफवाह फैलाया बिहार के चुनाव, बिहार के सम्मेलन में, कर्नाटक के सम्मेलन में, मध्य प्रदेश के सम्मेलन में। अच्छा। तो मध्य प्रदेश भी हम लोग जीतेंगे इंडिया गठबंधन के रूप में। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात है, हमारी तरफ शुभकामनाएं आपके लिए। पर रविंद्र भाई, बड़ी आसानी से मधुर बातें करते हुए आप प्रश्न को टाल गए। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपकी टालने की व्यवस्था को, पर चूंकि मेरी जानकारी ऐसी है कि यहाँ पर किसी मीडिया की भूमिका नहीं है, बल्कि भूमिका यहाँ पर आपके अग्रणी नेताओं की है। क्योंकि अखिलेश यादव ने तमाम जगहों पर जो बयान दिए हैं वो इंगित करते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय कुमार राय बोल चुके हैं यहाँ पर, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी 80 सीटों पर पूरी है
और जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव के बयान आ रहा है, पहले भी इसके पहले ही बयानबाजी हुई है, उससे स्पष्ट तो होता है कि खाई बड़ी है। और जब विधानसभा चुनाव में ही यहाँ पर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई नहीं बन पा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव की चुनौती बड़ी है। थोड़ा जवाब दे दीजिए, फिर मैं राम को लेता हूँ जी। मैं सारे राज्यों की बात करता हूँ, 28 राज्यों की बात कर लीजिए जी। इंडिया गठबंधन के सभी जितने भी दल हैं, देश के सभी 543 सीटों पे तैयारी करनी चाहिए। ठीक। क्योंकि यह अभी सुनिश्चित नहीं है किसको कौन सी सीट मिलेगी। क्या बात है, मैं समझ गया आपकी बात को। हाँ, जब सीटें मिलेंगी तो जब सारी पार्टियों की तैयारी रहेगी तो एक एक मिलके 11 होंगे। अच्छा। और हम बीजेपी को हराने में कामयाब रहेंगे। ठीक। इसलिए सभी पार्टियों को सभी सीटों पे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, मेरी बात को स्पष्ट कर दिया, मैं आपकी बात को समझ गया। रविंद्र भाई, तैयारी करनी, जो अजय राय बोल रहा है वहीं यहाँ पर रविंद्र भाई ने कह दिया, सब तैयारी करिए, मजबूती तैयारी करिए, INDA गठबंधन देखा जाएगा। राम भाई, दलित सम्मेलन से पुरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का, पर रविंद्र भाई क्यों बोल रहे हैं कि इस बार कहानी खत्म हो चुकी है और इस बार स्पष्ट हो चुका, जनता यहाँ पर फैसला कर चुकी है, तैयारी करने दीजिए, आप सत्ता के लोलुप हैं, दलितों के लिए कुछ नहीं किया है और यहाँ पर दलित सम्मेलन के माध्यम से अपनी लोलुपता यहाँ साबित कर रहे हैं, जातियों बांट रहे हैं देश को। देखिए, जो जैसा होता है वो ऐसा ही सोचता है। अच्छा। जैसी नजर वैसा ही चश्मा लगता है। अच्छा। जो खुद ही जातिवादी पार्टी है तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे ही। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अच्छा, और दल और पार्टी बाद में है जी, और व्यक्ति बाद में है जी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अनुसूचित वर्ग से श्री स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण साहब रह चुके हैं। अच्छा। इनकी पार्टी में बता दें, प्रवक्ता महोदय लग रहा है बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति तो है भाई। हाँ, तो इनकी पार्टी में आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के बाद श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके बाद क्या कोई इनकी पार्टी में अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? अच्छा, ये बताएं। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि जातियों की राजनीति नहीं करती। एक तरफ PDA की बात कर रही है, P का मतलब पिछड़ा, D से दलित और A से अल्पसंख्यक जी। तो बाकी जो सवर्ण समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी में फिर क्यों हैं जी? समाजवादी पार्टी के पास न कोई नेतृत्व करने की क्षमता है, न नेता है, न नीति है, न कोई निर्णय है, न कोई इनका कोई एजेंडा है। अच्छा। सत्ता के लोलुपता में तो खुद है ये। अच्छा। सरकार कभी समाजवादी पार्टी BSP से गठबंधन करके लड़ेगी तो कभी कांग्रेस से गठबंधन करके लड़ेगी। स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में तो सरकार बना नहीं पाए, अब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां उन्होंने एक विधायक जिताया था वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया जी। तो अलायंस की बात इनकी चल रही है, दुनिया भर के राज्य गिना दिए हैं। उत्तर प्रदेश तो संभल ही नहीं रहा है, दूसरे राज्य में क्या स्थिति को संभालेंगे? अच्छा। पूरे देश में लड़ाई भाजपा और कांग्रेस से होने जा रही है। अच्छा। और कांग्रेस जान चुकी है कि क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा। इसलिए क्षेत्रीय दलों को तवज्जो नहीं दे रही है, न कुछ देने वाली है, देने वाली भी नहीं है। अच्छा। हाँ, देने वाली भी नहीं है, इसलिए कि क्षेत्रीय दलों की मानसिकता बड़ी संकुचित है। अच्छा। और बहुत ही छोटी सोच है। अभी विगत उपचुनाव हुए घोसी में आपने देखा कि कांग्रेस ने, श्री अजय राय जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि हमने घोसी में समर्थन सपा को दिया था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उत्तराखंड में जहां इनके पास एक भी MLA नहीं, उन्होंने कैंडिडेट लड़ा दिया। तो इनमें खुदे तय नहीं है, तो ये लोग क्या आगे की गठबंधन की बात करेंगे? और देश की जनता इन गठबंधनों से अब ऊब चुकी है। अच्छा। और वो अस्थाई नेतृत्व चाहती है, स्थायित्व विकल्प चाहती है। अच्छा। आज उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के ही कुशासन के वजह से श्री योगी आदित्यनाथ जी को 2 बार सरकार बनाने का मौका मिला है। तो कुशासन था इनका? हाँ, कुशासन था। कुशासन नहीं होता तो ये बताइए, अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण का बिल समाजवादी पार्टी के ही सांसद ने लोकसभा में फाड़ा
जी। माननीय अखिलेश यादव जी कभी अनुसूचित वर्ग से सामूहिक रूप से सार्वजनिक माफी मांगे। अच्छा। अनुसूचित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मान्यवर कांसीराम साहब, संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जितने महापुरुषों के स्मारक पार्क जी। और जिले बने थे, श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में बदलने का काम किया। तो क्या लगा दलित विरोधी है क्या ये? अनुसूचित जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसको रोकने का काम किया। अच्छा। तो किस तरह से ये लोग, हम तो आज तक जान ही नहीं पाए कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। अच्छा। समाजवाद की परिभाषा क्या होती है। अच्छा। समाजवाद की परिभाषा, समाजवाद की परिभाषा प्रवक्ता महोदय बताएं कि क्या होता है। और हमें तो समझ ही नहीं आता है कि ये समाजवाद शब्द आदरणीय स्वर्गीय लोहिया जी का दिया हुआ शब्द है, और लोहिया जी के परिवार में कोई उनके बेटा बेटी पत्नी का नाम तक नहीं जानता है। अच्छा। और यहाँ आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के परिवार में कोई ऐसा बचा नहीं है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रमुख से लेके जिला पंचायत से लेके सांसद से लेके विधायक से लेके चेयरमैन, सब कुछ घर में ही इनको चाहिए। क्या यही समाजवाद है? ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस विशाल कुमार यादव। विशाल भाई कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप भी दलित गौरव संवाद शुरुआत कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर से, यानी पथकथा वही है, सबको वोट चाहिए दलित ओबीसी वर्ग का, पर इस वर्ग के लिए काम करना कोई नहीं चाहता है, विशाल यादव। और दूसरा, जिस तरह से यहाँ पर रार चल रही है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ है, हालांकि क्या अंदर पक रहा है ये आप भी बेहतर जानते हैं, जवाब आपको देना है। जी, पहले तो आपको नमस्ते और आपके सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम है। जी देखिए, भारत का संविधान हर पार्टी को चुनाव प्रचार, अपना अभियान करने का इजाजत देती है, और करना भी चाहिए, हर पार्टियां करती है। उस तरह भाजपा भी कर ली, लेकिन भाजपा ये बता नहीं पा रही है कि जो भाजपा के हम जात पात को नहीं मानते हैं, आज वो भाजपा दलित सम्मेलन कर रही है। अच्छा। क्या ये वोट बैंक की राजनीति है तो और क्या है? अच्छा। इनको जब दलित की गिनती होगा, जब जातीय जनगणना पर सवाल किया जाएगा, तब ये बोलेंगे कि हम जाति पाति को नहीं मानते, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए दलित सम्मेलन करते हैं। एक और बात, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हमने दलितों का बहुत उत्थान किया। योगी जी उत्तर प्रदेश में 2 टर्म से मुख्यमंत्री हैं। बताइए ना भाई, कितने दलित को अपने यूपी कैबिनेट में मंत्री बनाया, कितने स्वर्ण को अपने यूपी कैबिनेट में मंत्री बनाया, और दलित को कितने अपने मंत्री बनाया। और ये दलित की उत्थान की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की घटना, दलित के मुंह पे पेशाब किया और इनके मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। इनका एक कार्यकर्ता दलित के मुंह पे पेशाब करता और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। लखीमपुर खीरी में दलित को हत्या कर दिया तो उसकी मंत्री चुप रहते हैं। हाथरस में दलित बेटी को जला दिया जाता है, इनके मंत्री चुप रहते हैं, और ये कहते हैं दलित उत्थान कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि देखिए, आज भाजपा प्रवक्ता ने मान लिया कि लड़ाई कांग्रेस और भाजपा में, इन्होंने कहा कि लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में स्पष्ट रूप से दिख रही है। हाँ। चलिए, ये तो मान लिए, जो लोग कहते थे हम कांग्रेस को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, आज ये मान लिए कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। अच्छा। और आपको बता दें, 2024 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा। दूसरी बात, इन्होंने परिवार बात की कहा, तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या गृह मंत्री जी का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्या अपने मेरिट पे बना है? राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके बेटा विधायक है कि नहीं है? जी। हिमाचल प्रदेश के जयराम जी के बेटा मंत्री है कि नहीं है? बिल्कुल है। राजस्थान में भी चुनाव चल रहा है, वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री वो किस परिवार से आती है? बिहार में अश्विनी चौबे जी, उनके बेटा भागलपुर से टिकट दिया गया, वो किस परिवार से आते हैं? बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी किस परिवार से आते हैं? आज भाजपा को बताना पड़ेगा, अपना मुंह में लाली और पहुना के मुंह में छाली नहीं चलेगा। ये लोग कहते हैं हम परिवार बात कर रहे हैं, तो भाई आप क्या कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। जी, ठीक है। केवल गोल मटोल बात करने से नहीं होता। ठीक है। अगर आप जाति सम्मेलन करते हैं तो आपको जाति जनगणना करवाना पड़ेगा, और कांग्रेस सरकार बनेगी और पूरे देश में जाति जनगणना होगी। ठीक है। विशाल यादव, मेरे 2 महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, थोड़ा सा देख लीजिए, जवाब दीजिएगा। पहला सवाल यह है कि आपने यहाँ पर बीजेपी पे आरोप लगाया है कि दलित सम्मेलन के माध्यम से दलितों की याद आ गई है। तो श्रीमान, दलित गौरव संवाद तो आप भी 9 अक्टूबर शुरू कर चुके हैं, आपको दलित की याद आ गई। पहला सवाल पहला सवाल मेरा ये है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर आपने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता ने मान लिया है कि यहाँ पर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, तो आपने साथियों को भूल गए, और यहाँ पर आपने ये भी खुलेआम बोल दिया कि यहाँ पर हम 24 में कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है,
तो फिर आपका INDIA कहाँ गया? नहीं देखिए, आप नहीं नहीं यहाँ पर देखिए देखिए, आपने अपनी- रार बढ़ा दिया आपने विशाल जी, यादव, बिल्कुल, रार बढ़ा दिया, मैं मैं रार आपकी को बात यहाँ को पर समझ बढ़ने रहा हूँ। दूंगा, मैं- जवाब देना पड़ेगा जी आपको बिल्कुल, यहाँ मैं सुनिए तो पर। हाँ नहीं सुनिए आपने तो कहा पहले है कि अपनी आपने बयान में जबान कहा हमारे मुंह में डालने का प्रयास नहीं कीजिए। जी। अपना अरे जबान आपने हमारे बोला मुंह में मैं डालने प्रयास का क्या प्रयास कर रहा हूँ भाई? कीजिए। कांग्रेस पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर रही है? आपने इंडिया स्पष्ट गठबंधन। रूप से कहा है, सबने सुना है कि कांग्रेस की सरकार इस जी। पर मत से आ रही है, तो आपने बिल्कुल आ रही INDIA है। की बात क्यों नहीं की यहाँ पर? अरे भाई जिस गठबंधन में अगर कांग्रेस कहेगा तो गठबंधन की सरकार आएगी। तो आप बोलिए ना बीजेपी INDA कह सरकार रही आ रही है। नहीं तो फिर बीजेपी कहे कि एनडीए की सरकार आ रही है। तो बीजेपी तो NDA बोल ही रही है सरकार आ भाई, रही है। यहाँ तो मैं आपकी बात ले रहा हूँ बीजेपी ना। एनडीए नहीं बोलती है। अच्छा हमारी बीजेपी बोल रही 28 है। पार्टी तो हम गठबंधन किए तो आप हैं, भी तो उनके कांग्रेस 80 बोल रहे तो हैं। अकेला है, जी। ये नैरेटिव से बचना होगा। अच्छा हमारी 28 पार्टी है तो हम गठबंधन किए हुए। अच्छा, चलिए, ठीक है। 38 पार्टी है तो वो अकेले चलिए, आप कर रहे हैं। भावनाओं में बह गए। इस narrative से बचना यही होगा। भावनाओं में और लोग हमने बह रहे हैं और पहली रार बार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार आने चलिए ठीक है, यही भावना बह रहा है और इसलिए रार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर रमन भाई मेरा देखो, आश्रय रार बढ़ने का जी। नहीं देखिए आपके इस बात को मैं पूर्ण जवाब देना चाहता हूँ। जी। भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा। जी। ठीक है, मैं उनकी बात को मानता हूँ कि हमारे अंदर बहुत मतभेद जी। है। आपके अंदर मतभेद नहीं है हाँ। तो क्यों नहीं आप बंटवारा कर ले रहे हैं? अरे यहाँ पर कर बयान लीजिए। कौन दे रहा है भाई? देखिए- बीजेपी के NDA गठबंधन में कौन बयान दे रहा है कि हमें पट नहीं रही हो, हम पट नहीं पा रही है? कौन बयान दे रहा है भाई? बयान तो आपके INDA गठबंधन के आ रहे हैं ना जी। तो बताइए किस किस नेता ने बोला कि इंडिया गठबंधन के लोगों से पट नहीं रहा? जी। क्या नीतीश जी ने बोला? क्या लालू जी ने बोला? क्या राहुल जी ने बोला? क्या चलिए हो गया, अखिलेश जी ने चलिए हो गया बोले विशाल थे? यादव, क्या विशाल मायावती जी ने यादव, चलिए विशाल यादव हो ममता बनर्जी जी ने गया। बोली? आश्रय आप भी समझ चुके, मैं भी समझ चुका। ठीक है, मैं लालू को लूंगा। रजनीकांत जी भाई, यहाँ पर जिस तरह आपने देखा है कि जयंत चौधरी भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर बेहतर कर रहे हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो दलित OBC वर्ग है उसको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। यहाँ पर एक बात भी कही है उन्होंने अपने विधायकों से कि 33% जो है वो विधायक निधि यहाँ पर दलित वर्ग के लिए खर्च करें। कैसे देखते हैं? सबका एजेंडा वही चल रहा है और जो आपके सहयोगी दल है उनके बीच में रार को कैसे देखते हैं? प्रवक्ता लालू देखिए, पहली चीज जो ये जातिगत सम्मेलन हो रहा है, जी जी ठीक है, पार्टी है, अपनी अपनी रणनीति करते है, रहे हाँ राजनीति है, जी तो वो सम्मेलन करने का उनको अधिकार है, वो कर जी रहे हैं। जी बीजेपी के भाई जी। कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जी। हम भी कर रहे हैं। जी। देखिए, अब उसमें क्या है कि किसकी नीयत कैसी है, नियर कैसी अच्छी कौन वोट के लिए कितना कर रहा है। वोट तो चाहिए सभी को, वोट तो चाहिए, सभी हमको भी वोट तो चाहिए। सभी को कर रहा है उसमें। नहीं, हाँ हमको भी हाँ चाहिए। हाँ सबको वोट चाहिए हाँ लेकिन एक बात मैं बता दूं, हाँ हमारी पार्टी हम चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर काम करती है अच्छा और हम उससे मुखर नहीं हुए, कभी ठीक। बदले नहीं उससे, ठीक है हम उससे कभी बदले नहीं। जी हमें उसका फायदा मिला, नुकसान मिला, जो जी। भी मिला, जी। हम सत्ता में रहे नहीं रहे, जी। हमारे विधायक जीते, हम 0 पे रहे कि हम जी। 10 पे रहे कि 15 पे रहे, लेकिन है कि हमने उन अपने मुद्दों को, जो किसानों को लेके और सारी जातियों को लेके जो मेरे मुद्दे हैं उससे पिछड़े। देखिए, आज सभी लोग बहुत दलितों के शुभचिंतक और नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जी लेकिन हमारे नेता ने ही जी। दलितों को जमीन का मालिक बनाया। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई चकबंदी कानून से। जी जब चकबंदी कानून चौधरी चरण सिंह जी लाए, जी उससे जो भूमि निकली, जी। उसको दलितों में और जातियों में सब भूमि के मालिक बने, नहीं वरना कोई खेती का मालिक वालिक नहीं होता था। अच्छा समझ गया ना? ठीक ये एक कानून बना और उस ठीक। कानून से आज हमारे पास कई दलित नेता आते हैं जी और हो सकता है मैं उसमें सम्मेलन कराऊं भी उनके साथ, अच्छा जो दलित चिंतक हैं, जो जी। किसी राजनीतिक पार्टी से संपर्क नहीं करते, जी वो हमारे नेता को चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। अच्छा और कहते हैं किस लिए बनाना चाहते हैं कि वो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं अच्छा और जिन्होंने दलितों के लिए कुछ कहा, जो कुछ किया, इसको हम मैं दलितों के बीच में ले जाना चाहता अच्छा हूं। बाकी चीजें जो हैं, देखिए अभी जो अब आप कहते हैं कि अभी अब हमारे वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, आपने सुना भाई? हमने सुना है सुनिए। हाँ हाँ भाजपा के भाई तो भाजपा की गवर्नमेंट नहीं कहते, अच्छा वो तो मोदी सरकार कहते हैं। जब मोदी सरकार कहते हैं वो तो कभी भाजपा का ही नाम नहीं लेते हाँ। कि भाजपा की तो क्या गवर्नमेंट। चाहते हैं? राहुल सरकार बोल रहे हैं वो तो मोदी सरकार की बात करते हैं, क्या बात है? ओनली मोदी। अच्छा मोदी उनके अलावा भाजपा, एनडीए और कोई मतलब नहीं। हाँ मोदी सरकार बननी है, अच्छा मोदी सरकार अच्छा। ठीक है। एक चेहरा, एक नाम, एक चीज, उसी पे पूरा दारोमदार और बेस। अरे कब तक? अच्छा कब तक? उसकी भी कलई धीरे धीरे खुल रही है। उसका कारण है दलित सम्मेलन, अच्छा उसका कारण है पिछड़ा सम्मेलन, अच्छा उसके बौखलाहट में ही सारे ये सम्मेलन है। सम्मेलन हो वो रहा है राशन, पानी, 5 किलो, ये चुनाव के हार से अच्छा। ये जो चीजें बदली हैं, अच्छा तो भाजपा ने अपनी अलग रणनीति बनाई है कि अब जातिगत सम्मेलन करो
और इसमें जातियों को प्रलोभन देने की कोशिश करो, ठीक है, तो ये चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। अच्छा, देखिए ये लोग जाग चुके हैं, लोग जान चुके हैं। अच्छा। पानी बहुत बह गया नदियों में। अच्छा अच्छा, अब इन सब चीजों का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। और रह गई जो रार की बात आप कर रहे हैं, हाँ, देखिए ये राजनीति है। अच्छा अच्छा, और अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा था कि जो जहां पर मजबूत है वो सीटें देगा जी, इसको आप लोग अदरवाइज मत लीजिए। उन्होंने मध्य अरे प्रदेश अल्टीमेटम क्यों एक दूसरे को दे रहे हैं? मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा था जी कि वहां कांग्रेस को हमको देना है। अच्छा, ठीक है, वहां कांग्रेस मजबूत है। हाँ। ये अखिलेश जी ने स्पष्ट बोला तो देख आ रही कांग्रेस उनको। ठीक है, उनकी बातें चल रही हैं। हाँ। जहां पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम वहां चुनाव लड़ेंगे। अरे बातें नहीं चल रही है, सपा अधिकारी के कटाक्ष प्रवक्ता चल रहा है, ने कटाक्ष कि हम चल वहां रहा है। चुनाव लड़ेंगे हाँ। जहां हम भाजपा को हरा सकते हैं। अच्छा, ये मंथन कांग्रेस के नेता, सपा के नेता और जो इंडिया गठबंधन के नेता वो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और ये बात तो फैक्ट है कि जो गठबंधन बना इंडिया का वो 2024 के चुनाव के लिए बना। अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि विधानसभा बहुत बढ़िया, में- बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के नहीं, पास। इसी बात को आप सामने ऐसा लगा नहीं कि देते उसको हम हैं। विधानसभा चुनाव में एकदम जी। नकारने जा रहे हैं। जी, निश्चित है उसकी सर्वे हो रहा है, उसकी अच्छा। सब चीजें हो रही हैं कि कौन सी पार्टी भाजपा को कहां से हरा पाएगी, जी। वहां से चुनाव लड़ेगी। चलिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई तो जितने कोई चुनाव- रार नहीं है, प्रेम है। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रेम है। अच्छा, प्रेम और है, ये बोल। सब राजनीति में थोड़ी बातें चलती हैं, चलती है, तो ठीक है। उसको आप अदरवाइज मत लीजिए कि मैं कहा ले रहा हो गया और ये हो हूँ, गया। मैं तो बयान नहीं, सुनता नहीं, रहता नहीं, हूँ। गौरव जी, आप मैं- उसको रार के रूप में मत देखिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रेम ग्रुप में वो देखो, सारी चीजें सही हैं। प्रेम ग्रुप में और देखो। और अखिलेश जी ने बहुत चलिए, स्पष्ट बोला है। चलिए ठीक है, हमारे नेता ने भी स्पष्ट बोला। चलिए ठीक, ठीक है ना। चलिए मैं उम्मीद करूंगा ये रार खत्म हो जाए और यहाँ पर प्रेम, वास्तविक प्रेम सामने आ जाए। मैं तो कामना करूंगा। चलिए ठीक है, प्रवक्ता हमारी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी भाई, दलित सम्मेलन हो रहा है और तैयारी पूरी हो रही है। और अब खैर अभी हमारी पार्टी तो अभी संजय सिंह वाले मामले में उलझी हुई है और संघर्ष लगातार जारी है, दो राय नहीं है, संघर्ष करने वाली पार्टी है। किस तरह देखते हैं बीजेपी के दलित सम्मेलनों की व्यवस्थाओं को, क्योंकि यहाँ पर जो सीधी 24 चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और सभी दल तैयारी में लगे हैं और बीजेपी यहाँ पर अपनी तैयारी पुख्ता कर रही है। सैयद मोहम्मद तकी की क्या राय है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो समय कटाक्ष युद्ध चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को मुगालते में रखती है। अच्छा, मुगालते ना में दलितों के साथ है, ना पिछड़ों के साथ है, ना संख्यकों के साथ है, जी, ना उस जाति के ब्राह्मणों के साथ है, ना ठाकुरों के साथ है। अच्छा वो उसका अपना हित जो है सर्वोपरि अपना हित देखती है। अच्छा और ये बिल्कुल क्लियर है कि वो अदानी के साथ है, अच्छा क्योंकि उसने कोई एयरपोर्ट अच्छा किसी ब्राह्मण के नाम नहीं किया, अच्छा उसने कोई एयरपोर्ट किसी ठाकुर के नाम नहीं किया, अच्छा उसने कोई रेलवे किसी दलित के नाम नहीं किया, जी, उसने कोई संस्था किसी ओबीसी को नहीं दी, जी। उसने सब कुछ दिया, अदानी को दिया। जी और ये चल रहा है 1 मई 1 तो जी 2014 में इस तरह से मिले जी कि जो जीसी, MTNL जी। बैंक ये सब बिक रहे हैं, ये तो बिकना ही था। जी और जो रुपया नीचे गिर रहा है ये तो गिरना ही था। जी ये बीजेपी का मूल मंत्र है। और अच्छा। जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जी। जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को जनता के सामने मजबूती के साथ रख रहे हैं, अच्छा उन सभी लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है। अच्छा ईडी को, सीबीआई को, सबको इस्तेमाल करके उनको जेल में डाल रहे हैं। ठीक। अगर वो लोग, हमें गर्व है अपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कि वो देश के काम आ रहे हैं, चाहे माननीय सांसद श्री संजय सिंह हो, अच्छा। चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, जी। वो ईमानदार है इसलिए जेल में। अच्छा अगर वो एक नाथ शिंदे होते तो आज मुख्यमंत्री बन जाते महाराष्ट्र के। अच्छा। अगर वो अजीत पवार होते तो उप मुख्यमंत्री होते। अच्छा। अगर वो और होते तो कहीं मंत्री बने होते अच्छा और लाल बत्ती में टहल रहे होते। लेकिन उन्होंने देश का नमक खाया जी। है और देश के नमक के प्रति वफादार है, कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है, इसलिए वो जेल में है। और अभी 3 लोग हैं, अभी 3000 लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग बीजेपी के आगे झुकने वाले नहीं है। जनता की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। बीजेपी जनता की आवाज को दबा नहीं सकती, जनता के अधिकारों को दबा नहीं सकती। उसको पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी, रोजगार देने होंगे, सड़कें ठीक करनी होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करनी होगी। ये सिर्फ अदानी का देश नहीं है, ये देश 133 करोड़ भारतीयों का है। ये देश सिर्फ मोदी जी का देश नहीं है, एक मैं तुम का देश नहीं है। ये 1 मैन थ्योरी नहीं चल रही है कि एक बिजनेसमैन होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। यहाँ हमें 137 करोड़ देशवासियों का ख्याल रखना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है। और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पे सबसे बड़ा अधिकार देश की जनता का है, देश के लोगों का है। चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे
अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे महिलाएं हो, उन सबका अधिकार है। वो अधिकार आम आदमी पार्टी देगी, दिलाएगी, चाहे उसके लिए हमारी जानें चली जाए, चाहे हम सीधे पे गोली खाएं या फांसी पे लड़ जाएं, हम आंदोलन को जारी रखेंगे। ठीक है क्या आप मानते हैं कि जो 5 राज्यों विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये सेमीफाइनल मान लें क्या लोकसभा का आपके मुताबिक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी फाइनल नहीं, मैं आपसे विपक्ष से पूछ रहा हूँ, तो बीजेपी नहीं पूछ रहा नहीं, हूँ। आप बीजेपी प्रवक्ता नहीं है भाई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे सेमीफाइनल बहुत अशुभ रहे हैं। वो अच्छा। सारे सेमीफाइनल, अरे आपके लिए सेमीफाइनल मानू को नहीं मानू, ये बताइए मेरे को। वो एमसीडी चुनाव को दिल्ली को सेमीफाइनल कह रहे थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उपचुनाव उनको सेमीफाइनल कह रहे मध्य थे। प्रदेश में इनकी वो चोरी तो की सरकार कर्नाटक के चला चुनाव रही को है। सेमीफाइनल कह रहे थे। जी। वो हिमाचल के चुनाव को सेमीफाइनल कह रहे थे। अच्छा। सारे सेमीफाइनल बीजेपी हार चुकी है। अच्छा और राज्यों में भी हारने वाली है। अच्छा जाइए, आप छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर साथ जाते तो कुछ बेहतर परिणाम नहीं आ सकते थे क्या? देखिए, हम लोग साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा। और जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ तो बीजेपी के वोट कम होंगे। अच्छा, नहीं क्योंकि पूरा जो विधानसभा चुनाव पूरा सेमीफाइनल जनता- की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं जी। देखिए, इस वक्त जनता बीजेपी की तरफ हो रही है और सारे राज्यों में बीजेपी हार रही है। बताइए कौन सा चेहरा? अरे आप मेरे सवाल पे नहीं आ रहे था कि भाई मैं क्या कह रहा बीजेपी के हूँ। पास मैं कह रहा मध्य हूँ प्रदेश में कि अगर आप लोग यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अगर आप एक साथ एकजुट होकर प्रत्याशी उतारेंगे तो आपको लगता है कि परिणाम और बेहतर आ सकते हैं? इस सेमीफाइनल अगर देखते हैं इसको जी। देखिए, आप देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। अच्छा वहाँ चेहरा है कांग्रेस के पास। अच्छा, राजस्थान में कोई चेहरा तो आप नहीं। समर्थन बीजेपी कर रहे हैं के पास। कांग्रेस को? सारे चेहरे अरे मध्य प्रदेश में बीजेपी समर्थन के कर रहे हैं डाउन कांग्रेस चल को? रहे हैं। सारे बल फ्यूज हो गए। अच्छा, तो वो सब बीजेपी हारने वाली। मैं समझ गया, सहमत तक आपको जवाब नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास। 5 मध्य प्रदेश चुनाव, जवाब नहीं आपको, मैं समझ गया, मैं समझ गया। और हम साथ में लड़ेंगे मजबूती से। चलिए ठीक, चलिए ठीक, साथ में नहीं है वोट बैंक को काटेंगे। आप, साथ में नहीं है भाई, विधानसभा चुनाव में साथ में नहीं है आप लोग, ठीक है? नहीं, साथ में नहीं, लेकिन लड़ तो रहे। चलिए ठीक है, और वहाँ बीजेपी के वोट को काटेंगे। चलिए एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं साथ में। चलिए ये कैसा साथ है मेरी समझ से बाहर है। राम बताएंगे ये साथ समझ में आया राम भाई जी? राम भाई ये साथ समझ में आया? हम साथ साथ हैं पर सामने, राम भाई देखिए हम साथ साथ तो हैं पर सामने सामने हैं, लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए जी 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 लोकतंत्र में जी सभी पार्टियों को हक है गठबंधन बनाने का, जी, जी, गठबंधन करने जी। का, लेकिन यहाँ जनता जनार्दन होती है, जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। जी और अभी विगत विधानसभा के चुनाव से आप देखते आ रहे हैं जी कि किस तरह से जनता माननीय मोदी जी के, योगी जी के कार्यों पे मुहर लगाती आ रही अच्छा है और किस तरह से जनता जिताती आ रही है। ठीक। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यादव जी युवा हैं जी, युवा है हाँ। युवा हैं, बड़ा युवाओं के पास जोश होता है, होश नहीं होता। अच्छा होश नहीं होता, अच्छा होश नहीं मध्य है। प्रदेश हाथरस उत्तर प्रदेश की घटनाएं गिना रहे थे, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान तो जरा देख लेते जहां गहलोत साहब हैं, किस तरह से जितेंद्र मेघवाल की मूछ रखने के ऊपर और उसकी हत्या हो गई। इंद्र कुमार मेघवाल 6 साल का बालक घड़े का मटका छू दिया तो उसकी निर्मम हत्या हो गई। आपके गहलोत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया वहां पर जी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान निर्माता थे, खुद 1952 में कांग्रेस से आरपीआई से चुनाव भंडारा से लड़े थे और कांग्रेस ने उनको चुनाव हराने का काम किया था। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, एक मिनट साहब सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति चवन्नी भी मेंबर कांग्रेस का न बने, ये कांग्रेस जलता हुआ घर है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। आज बाबा साहब अंबेडकर की फोटो कांग्रेस किस मुंह से लगा रही है? अच्छा। किस मुंह से मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पे गौरव यात्रा कर रही है? जिस मान्यवर कांसीराम साहब ने 1996 में कांग्रेस से गठबंधन किया था और कांग्रेस को 46 सीटें मिली थी, बसपा की 67 से 68 नहीं हो पाई थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों की दुश्मन रही है। बाबू जगजीवन राम पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा, पूरी जिंदगी कांग्रेस में दे दिए। कांग्रेस ने किस तरह से उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो ये सब दलित समाज जानता है। 50 साल तक दलित समाज का वोट कांग्रेस ने तरफा लेती रही। पहले शांत रहिए, पहले शांत रहिए, पहले शांत रहिए। तली साहब 10 राज्यसभा के सदस्यों में एक भी 10 राज्यसभा के सदस्यों में एक भी आपने दलित को नहीं राज्यसभा बनाया, एक भी
मुस्लिम को आपने राज्यसभा नहीं बनाया। आप शांत रहिए। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की जेब की पार्टी है। केजरीवाल जी की जेब की, शांत रहिए, सुनिए चुपचाप। आप शांत रहिए। 10 राज्यसभा के सदस्यों में एक बता दीजिए अनुसूचित जाति का आपने सांसद बनाया हो। बाबा साहब की फोटो पंजाब में लगाएंगे 36% दलित समाज का वोट लेने के लिए, लेकिन एक भी MP आप दलित नहीं बनाएंगे। केजरीवाल जी सबसे बड़े दलितों के दुश्मन है। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी समाज कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार में रहे, आपने अपमानित करके उनको हटाने का काम किया। आपने राजेंद्र पाल गौतम जी को अपमानित करके हटाने का काम किया। सुन लीजिए भाई प्लीज, सैयद मोहम्मद तकी बीच में बोलिए। अभी आपसे मैंने पूछा था तब आप हमको गोल गोल घुमा रहे थे। प्लीज अब सुन लीजिए, अब सुनने की बारी आई है, मैं जवाब समय दूंगा आपको। बोलिए। आपकी पार्टी की सरकार, केजरीवाल साहब की सरकार दिल्ली में थी। हमारे समाज के श्री राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री थे और उन्होंने कहा मेरा निजी फैसला है कि मैं धर्म को अपना रहा हूं, और आपके केजरीवाल साहब ने उनको दूध में मक्खी की तरह निकालने का काम किया। आपने निकाला। आप 10 राज्यसभा के सदस्य बनाते हो, एक भी दलित फिर बोलने लगे। डालिए भाई। सैयद मोहम्मद तकी, मैं क्या आपको अलग से बोलूंगा क्या? आप डिबेट डिरेल मत करिए प्लीज। सुन लीजिए, मौका दूंगा आपको। मुझे पता है बड़ी ऊर्जा है, सबको ऊर्जा है, ठीक है। अमर भाई बोलिए। पंजाब में मौका दूंगा आपको। पंजाब में 36% शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया था। आपने कहा बाबा साहब अंबेडकर की सरकारी संस्थानों में फोटो लगाएंगे, वोट तो आपने ले लिया, लेकिन जहां प्रतिनिधित्व देने की बात आई, आपने एक भी अनुसूचित वर्ग को राज्यसभा में भेजने का काम नहीं किया। एक राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मंत्री था, उसको भी आपने अपमानित करके निकाल दिया। आप बात करते हैं, आप आम आदमी की बात करते हैं कि अमीरों की आपकी पार्टी है। जितने बड़े बड़े पूंजीपति है, व्यवसायी है, सब आपकी पार्टी से राज्यसभा के MP है। बता दें बीजेपी क्या किया है पिछले 9 साल में? अच्छा, क्या बीजेपी ने किया है? अरे यहाँ पर जिस वर्ग की बात हो रही, इस वर्ग पे बात कर लीजिए। आप अनुसूचित वर्ग पे बात करिए। बीजेपी ने किसी वर्ग को जयराम जी की बातों का जवाब मैं दे बिजली महंगी दी है, अभी आपका लूंगा। डूबा है। ताकि भाई हो गया आपका। मुझे 2 मिनट की बात लेनी थी, फिर मैं आपको बात लूंगा। बोलिए रामल भाई, पूरी बात पूरी करिए। देखिए, एक एक करके सबकी बात आनी चाहिए और जनता देख रही है हम लोगों को। पर जो आरोप है आप लगाए हैं राजेंद्र पाल गौतम को लेकर, उस पर हमारी पार्टी आप बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि उन्होंने स्वैच्छिक इस्तीफा दे दिया था, वो आप बोले उनको निकाल दिया था। ये समझ नहीं आया मुझे जी। रामरे भाई देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार में श्री राजेंद्र पाल गौतम जी मिनिस्टर थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उनको केजरीवाल साहब ने मंत्रिमंडल से निकाल दिया है, सबको सर्वविदित है। नहीं बोले इस्तीफा दिया था। नहीं, इस्तीफा उनसे लिया। कोई इस्तीफा दे, कोई चपरासी का पद भी नहीं छोड़ना चाहता है। कैबिनेट मंत्री का पद कैसे छोड़ देगा? इस्तीफा लिया गया था उनसे, इस्तीफा लिया गया था। जबरदस्ती दबाव बना के इस्तीफा लिया गया था। अच्छा, चौथी पास लोगों उसमें पढ़ लो। चौथी पास लोग पढ़ नहीं पाते। अच्छा, अब चौथी पास लोगों, अब चौथी पास और BA पास कहाँ से आ गया भाई? ये कौन सी बात है सैयद मोहम्मद तकी भाई? अब ये डिग्री और वो व्यवस्था, यही लोग दुनिया की डिग्री लिया, यही लोग पढ़े लिखे हैं। चलिए ठीक है, डिग्री वाले, चलिए ठीक है। अब तकी भाई मैं आपकी बात नहीं लूंगा। चलिए ठीक है, मैं विशाल कुमार यादव की बात लूंगा। विशाल यादव अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं रविंद्र भाई को लेता हूँ। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने काफी हमारी बड़ाई तो की है। अब हम सोचेंगे कि हम उनके अपने योग्यता के बारे में उनको बता दें। देखिए, सुनने का प्रयास कीजिए। उन्होंने बाबू जगजीवन राम के बारे में बोला। बताइए ना भाई, बाबू जगजीवन राम मरते दम तक कांग्रेसी थे कि नहीं थे? अच्छा। बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कि नहीं बनाया? बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? बाबू जगजीवन राम की बेटी मरते दम तक कांग्रेस में है कि नहीं है? अच्छा। और आप और बताते रहे। अब दूसरी बात, इन्होंने अम्बेडकर और बाबा अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कहा। ये वही लोग हैं जो अम्बेडकर जी की लिखी हुई पुस्तक को दिल्ली की सड़कों पर फाड़ कर जलाने का काम करते हैं और बाबा साहब के अनुयायी बने हुए हैं। अच्छा। ये लोग पटेल साहब की बात करते हैं। पटेल साहब के नाम पर जो स्टेडियम बना हुआ है, उसको स्टेडियम का नाम बदल के मोदी जी अपने नाम पे कर लिया। और ये लोग बाबा साहब और पटेल जी के इन्होंने राजस्थान की बात कहा। अच्छा, राजस्थान की बात कहा। राजस्थान में ठीक है, क्या हुआ नहीं हुआ, वहां की सरकार, माननीय अशोक गहलोत की सरकार ने वहां कार्रवाई करने का काम किया और वहां पुलिस कार्रवाई हो रही है। बताइए कि हाथरस में कार्रवाई हुई? बताइए क्या लखीमपुर में कार्रवाई हुई? बताइए क्या मध्य प्रदेश में जो दलित के मुंह में पेशाब किया उस पर कार्रवाई हुई? अरे कार्रवाई तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलितों को कुछ नहीं दिया जी। भाजपा के डबल डिजिट में मुख्यमंत्री है पूरे देश में, डबल डिजिट में। अच्छा, कितने डिजिट में आपने मुख्यमंत्री दलित बनाया है? अच्छा, कितने लोग आपके दलित मुख्यमंत्री है? अच्छा, ठीक। चेहरा चमकाना और चेहरा पोछना में बहुत बड़ा होता है। बताइए ना भाई,
कितने लोग को आप कितने दलित लोग को आप मुख्यमंत्री बनाए, और ये लोग दलित की बात करते हैं। ठीक है, जब दलित सम्मेलन कीजिएगा तो दलित का गिनती भी कीजिए ना भाई। जब ओबीसी सम्मेलन कीजिएगा तो ओबीसी गिनती भी कीजिए। तो जब जाति जनगणना कीजिएगा ही नहीं तो सम्मेलन क्या कर रहे हैं? पूछता हूँ रविन भाई, अब मैं रविन भाई की बात लूंगा। रविन भाई, आपने सुना और उसके बाद आपने प्रवक्ता कांग्रेस को भी सुना था कि निर्णायक लड़ाई यहाँ पर हमारे और बीजेपी के बीच में है और कांग्रेस सरकार आ रही है। आप मुस्कुरा जरूर दिए थे पर आप मेरा अभिप्राय समझ गए थे और अभिप्राय मेरा विशाल कुमार यादव भी समझ गए थे। पर जिस तरह से रविन भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खींचतान की स्थिति है और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ दलित वर्ग को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। आपके मुताबिक आप पर पीडीए का आरोप लगाया जाता है कि आप पीडीए की बात करते हैं, एस की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर रामन भाई ने भी वो बात कही। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अचानक पीडीए को लेकर जिस तरह से एक रणनीति बन गई सभी पार्टियों में, ये कितनी कारगर होने वाली है। यहाँ पर ये वर्ग किसके साथ जाने वाला है कि यहाँ पर सबने अपनी अपनी व्यवस्थाएं की हैं और सबका उद्देश्य केवल एक है, इसे वोट वर्ग का साथ। रविन भाई, वोट वर्ग को साधना ये राजनीतिक पार्टियों का काम है जी। तो इसमें इसका औचित्य है जी। पहले मैं 2 प्रश्न का जवाब दूंगा जी अपने मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। जी जी जी। हाँ। गठबंधन की सरकारों पे बड़ा आक्रमण किया उन्होंने जी। देश आजाद होने से पहले भारत के या पाकिस्तान समर्थक मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने समझौता करके 3 राज्यों में सरकार बनाया था गठबंधन में। अच्छा। आजादी के बाद पहली बार 1967 में जी। आदरणीय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जब हमारी सरकार थी तब भारतीय जनसंघ हाथ जोड़ के आई थी हमको शामिल कर लीजिए। अच्छा। 1970 में फिर आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी जी। फिर हाथ जोड़ के भारतीय जनसंघ आई थी, हमें शामिल कर लिए गठबंधन में जी। यही हाल 1977 में हुआ कि हम समाजवादियों के साथ हाथ जोड़ के आए संघ वाले। अच्छा। हमने शर्त रख दिया कि आपको विलय करना पड़ेगा, अब आप सहयोगी पार्टी के रूप में नहीं रहिएगा। 2 बार आप हमको धोखा दे चुके हैं, 67 में और 70 में। अच्छा। इन्होंने भारतीय जनसंघ का हमारे साथ विलय कर दिया। ठीक। ये है गठबंधन की राजनीति। अच्छा। फिर 1989 में जब हम सरकार बनाते हैं तब हम वामपंथियों से मदद लेते हैं सरकार बनाने के लिए जी। ये फिर हमारे साथ आ जाते हैं। ठीक। फिर ये अपनी स्वतंत्र सरकार बनाते हैं 2014 में 34 पार्टियों की जी, जिसको एनडीए का नाम दिया था जी। उसके जितने भी प्रमुख पार्टी दल हैं आज इनके साथ एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। ये इनका गठबंधन का चरित्र है। दूसरा इन्होंने पूछा जी, इतना समय हो गया राजनीति में रहते, समाजवाद का मतलब नहीं समझ में आया और अपने को हिंदूवादी पार्टी कहते हैं। अच्छा। सतयुग में जी, वेद ने 2 शब्द में समाजवाद को डिफाइन कर दिया था जी, जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ठीक। अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो ईश्वर करे समझ में आ जाए। ठीक है। त्रेता में प्रभु श्री राम ने जी परिभाषित कर दिया था समाजवाद को जी कि सत्ता के सामने जी अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति ठीक खड़ा होके सत्ता से प्रश्न कर सकता है जी, वही समाजवाद होता है। ठीक। अभी भी समझ में नहीं आता है जी, तो सामंतवादी मानसिकता छोड़ेंगे तभी समझ में आएगा। अच्छा, समाजवादी मानसिकता अब आपके प्रश्न का उत्तर पीडीए। जी, पीडीए कोई नया विषय नहीं है। अच्छा अच्छा, ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है। अच्छा अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी महाराज वो पीडीए बोल रहे थे। इसी पिछड़ा दलित और उस समय का अल्पसंख्यक समाज, अच्छा, जो वनवासी हुआ करता था, अच्छा, उसके लिए लड़े। जी, संत कबीर दास जी लड़े जी, माता सावित्रीबाई फुले जी लड़ी जी, अंबेडकर जी लड़े जी, माननीय कांसीराम जी लड़े। हम तो इस लड़ाई में बहुत अंतिम में हैं। अच्छा, बहुत अंतिम में है, लड़ाई पुरानी है। और इस लड़ाई को हम लगातार पीडीए की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ठीक। और पीडीए की लड़ाई लड़ते हुए हम लगातार सत्ता में आए हुए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में 6 बार, केंद्रीय सत्ता में 2 बार। ठीक है। और इनका मैं बस 2 बात करके खत्म कर दूंगा। बोलिए। ये तो जातिवाद में उलझा दिया इन्होंने। अच्छा। यह विषय ही ऐसा रखा गया था जी,
वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चढ़ी गई जो आपने वादा किया था? किसानों की आय कहाँ वो दुगनी क्यों नहीं हुई? लीजिए। काला धन क्यों नहीं आया जी? 15 लाख रुपए हम लोग को क्यों नहीं मिले जी? हर घर में बिजली क्यों नहीं आई? ठीक। आज तक एमएसपी क्यों नहीं मिली? ठीक है। खेती को मनरेगा से क्यों नहीं जोड़ा गया? सिंचित क्षेत्र का रकबा क्यों नहीं बढ़ाया गया? 60 वर्ष से ऊपर के सीमांत किसानों को पेंशन क्यों नहीं मिली? ठीक है। गंगा मैया स्वच्छ क्यों नहीं हुई? ये इनके वादे थे। ठीक है, जवाब इस पे दें। चले ठीक है, 12-13 वादा मैं तो लिखता रहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर राम भाई की बात इस सम्मेलन में ये बताना चाहिए जी क्या करना है आप सम्मेलन। जी राम भाई बोलिए। देखिए बड़े बड़े आरोप लगा रही हो, बोले सामंतवादी बेचारा छोड़िए, आप समाज को समझना। अगर आप देखिए श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी को आधी अधूरी जानकारी है। नहीं, आपको उन्होंने कहा सामंतवादी बेचारा छोड़िए आप। हाँ। जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो ये बता रहे हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं। अच्छा, अधूरी जानकारी है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी 7 पीढ़ी से काम यहाँ करती आ रही है। अच्छा। सर्वप्रथम 1920 से डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार आरएसएस की स्थापना की है जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ बनाए जी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई, और आज भाई नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, कल श्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करती है। इसकी विचारधारा सर्वोपरि। और जिन्ना के साथ सरकार किसने बनाई थी? जी जी। तो नेशन थ्योरी कौन लेके आया था? शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बता दिए, अपना गौरव इतिहास बता रहे हैं आप, थोड़ा सा ये बताइए जी। सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो नेशन थ्योरी कौन लेके आया? भाई मौका दूंगा आपको जी, बोलिए। बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले राष्ट्र है। अच्छा, आज इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी विशाल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, संविधान है जी। एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। लीजिए। और अन्य पार्टियां केवल संविधान लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन किसी दल पार्टी में आंतरिक संविधान और लोकतंत्र नहीं है। अच्छा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंच रही है। अच्छा। और यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी में 1 लाख स्वयंसेवक हैं। अच्छा। और 60,000 शिशु मंदिर हैं। और पूरे देश में राष्ट्र के प्रति 1 लाख स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। और हमारे 36 अनुसांगिक संगठन हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित वर्ग से हंसिए मत भाई, नौजवानों की हंस रहे हो, समय आएगा बोल लेना। क्यों दांत दिखा रहे हो? सुन रहा हूँ कि क्या आपने बखान कर रहे थे। बोलने दो ना, नहीं बोलने दोगे? नहीं, सुनिए। मैंने आपको रोका नहीं। अच्छा नेता बनना है तो सुनने की कोशिश करो। वो बोल मुस्कुरा रही है ना। बिल्कुल सुन रहा हूँ। अब क्या कोई किसी के हंसने पर भी रोक लगा दिया जाएगा? हंसने का भी बोलने पर तो रोक लगा ही दिया सरकार। हंसने का भी समय होता है। सुन लीजिए। हाँ बोलिए। हंसने का बात समय हो रहा है, सुनना चाहिए, जवाब दे देना जी। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी देश और राष्ट्र की बात करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे चलती है। देश का राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी को बनाई, जो अनुसूचित वर्ग से थे। देश की दूसरी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू साहब को बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश में 3 बार जाटो समाज की निडर साहसी महिला सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और 2 जून गेस्ट हाउस कांड से श्री मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के गुंडे बदमाशों से बचाने का काम किया। तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी ने किया था। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी विधायक जी ने किया था। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कितना हो आम आदमी पार्टी दलितों पे डोरा डाल ले और बाबा साहब कांसीराम को भज ले, इनके साथ दलित समाज आने वाला नहीं है। इसलिए कि आप नेतृत्व नहीं देना चाहते हो, प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हो। आप केवल और केवल अपनी राजनीति। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सचिव, बीसीसीआई का सचिव क्रिकेट में है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। श्री पंकज सिंह जी, सुन लीजिए, श्री पंकज सिंह जी नोएडा से विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री नहीं है। उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक ना। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अनुराग ठाकुर पे भी मैं बोल रहा हूँ। अनुराग ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। आप अभी कांग्रेस में नए गए, कांग्रेस को पढ़िए और सुनिए और समझने की कोशिश, सीखने की कीजिए। किस तरह से कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को अपमानित करके और संसद का मुंह नहीं देखने दिया और बहुमत नहीं साबित करने दिया। किस तरह से रामनरेश यादव को नहीं चलने दिया। और बाबू जगजीवन राम के बारे में आपको पता नहीं है। बाबू जगजीवन राम, शांति सुनिए, बाबू जगजीवन राम को
कांग्रेस से अलग होके डेमोक्रेसी फॉर कांग्रेस बनाना पड़ा था। 77 में बाबू जगजीवन अलग होके कांग्रेस से डेमोक्रेसी फॉर कांग्रेस बनाए थे। आपको कुछ नहीं पता है। दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, बताइए भाजपा में कौन बना? दलितों के सम्मान की बात करते हैं। स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण कौन थे? स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण कौन थे? स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण कौन थे? जब से भाजपा बंगारू लक्षण कौन थे? अध्यक्ष बना, बंगारू लक्ष्मण कौन थे? जब से दलित बंगारू लक्ष्मण कौन थे? जब से बंगारू लक्ष्मण कौन थे? अस्तित्व में आई है। अरे बंगारू लक्ष्मण की बंद बात करो कर रहे हैं अस्तित्व में आई है। आप बात कर रहे हैं, कुछ पढ़ना लिखना है नहीं। चलिए उम्र और अनुभव कम है, चिल्लाते जा रहे हो। बंगारू लक्ष्मण कौन थे बताओ जी। अरे हम तो, अरे मल्लिकार्जुन को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, दलित की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए? 9 बार विधायक रहे कर्नाटक से। कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे 9 बार विधायक रहा, क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनाए? जी आज देश में खत्म हो रहे हैं तो खड़गे जी है, खड़गे जी है। कल प्रधानमंत्री की बात आएगी, खड़गे जी को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दोगे। चलता होगा ये आपके आज चलता वन ऑफ द लीडर। चलो ठीक है, चले हो गया। खड़गे जी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिए कर्नाटक में? चले ठीक है, चले हो गया, हो गया, चले हो गया। प्रवक्ता राहुल बोलेंगे। बनाने का विशाल, मैं बात लूंगा आपको, विधायकों एक मिनट दूंगा आपको, समय दूंगा। मुख्य प्रधानमंत्री बनाने का, चलो ठीक है, चुने विशाल हुए यादव सांसदों का होता है, मैं आपको कोई मौका पार्टी दूंगा। नहीं हो गया, बनाता है। हो गया, हो गया। चलिए प्रवक्ता राहुल चुने हुए बोलेंगे। विधायक बनाते हैं, बोलिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को रजनीकांत भाई, मुख्यमंत्री। रजनीकांत भाई बोलेंगे, बोलिए। देखिए मैं बात ताकि बोलूंगा बहुत जी। दलितों पे चल रही है हाँ और हमारे भाजपा के प्रवक्ता हाँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे दलितों के लिए सारा संविधान भाजपा ने बना दिया है अच्छा अच्छा। और ये सारे दलितों का सारा कष्ट जी। अब दूर कर देंगे। अरे करने दीजिए, अच्छी बात है। नहीं कुछ नहीं करेंगे। अच्छा कुछ नहीं करेंगे। ये इनका एक इवेंट है, मेरी बात सुनिए। इवेंट है ये अभी सरकारी संस्थाओं को लगाते हैं, हाँ। ये बसें लगाते हैं, ये भीड़ जुटाते हैं। अच्छा। पहले देखिए दलित कितने हैं। अच्छा जो जनसभा कराते हैं उसका भी सर्वे कराइए। अच्छा। आप अपने कैमरे को भेजिए अच्छा। कि देखिए उसमें कौन कौन से लोग आते नया हैं। काम दे रहे हैं मेरे को। मेरी बात सुनिए तो आप हाँ इस तरह से चिल्लाने से नहीं होता। हाँ एक लड़की हाँ। हिमा दास मैंने आपके चैनल पे उठाया था जी ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े शुभेच्छु हैं। 6 गोल्ड मेडल लाइए भारत के लिए हो जी। 6 गोल्ड मेडल जी। दलित समाज की है, क्या जी। कर दिया उसके लिए? लीजिए। बीबी सिद्धू 1 लाई, उसको पद्म भूषण। जी। उस दलित के लिए क्यों नहीं बैठे हैं हमारे प्रवक्ता? जी। भाई साहब आप अपने सरकार से कहिए ना, जी। उसको क्यों नहीं पूछती? बहुत बढ़िया। इस तरह से जो दलितों का शोषण आप करते जी। हैं और इस तरह की आडंबर फैला के जी। तो दलित भी अब पढ़ लिख लिया है। अच्छा सुनिए हाँ। वो जान गया है अच्छा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान को जी। अब वो जान गया और इस्तेमाल करना जान गया। अच्छा, ठीक अब है। आपके बहकावे और बहलावे में आने वाला नहीं है। ठीक है। आपने अल्पसंख्यक सम्मेलन कर दिया, पसमानदा सम्मेलन कर लिया, ठीक और है। जहां अल्पसंख्यकों को सम्मान वहां सदन में गाली दिलवाएंगे। ठीक। और आप कहेंगे हम तो बहुत बड़े समाजवादी हैं, हम बहुत बड़े सारे जातियों को लेके चलने वाले। तो झूठ से नकाब हटाइए। अच्छा। ये जनता जान गई है, जनता आप जान गई बोलिए। है। हाँ। और हम तो सबसे ही कहेंगे भाई कि जो सत्यता है उसको बोलिए। चले तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा के माध्यम से तमाम चीज़ें सामने निकल कर आई, पर जिस तरह से यहाँ पर तकरार हो रही थी, तकरार बताती है कि यहाँ पर बेहतरी की तरफ कौन बढ़ाएगा। दलित वर्ग के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं, पर इस वर्ग का असली हितैषी कौन है ये सारे वर्ग भी बेहतर जानता होगा, क्योंकि अब स्थिति दूसरी हो चुकी है। अब लोग साक्षर हो चुके हैं और जान चुके हैं कि उनका अच्छा क्या है और बुरा क्या है। विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कौन प्रयासरत है और कौन उनको पीछे ढकेलने के लिए लगा हुआ है, शायद ये भी वो जान चुके हैं। यहाँ पर जो बात दलित वर्ग की कर रहा है फिलहाल, वो बात केवल और केवल यहाँ पर चुनाव के लिए है, सत्ता के लिए है। जो भी पार्टी यहाँ बात कर रही है सब सत्ता के लिए, पर असल में जो इस वर्ग की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। उस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहिए, और प्रयास केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि ये प्रयास सतत जारी रहेगा, तभी स्थिति सुधरेगी, तभी यहाँ पर व्यवस्थाएं बदलेगी। अन्यथा बात करते रहिए, चर्चाएं करते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। केवल चुनाव के समय दलित सम्मेलन कराने से या दलित गौरव संवाद यात्रा निकालने से या पीडीए की बात करने से यहाँ पर हल नहीं होने वाला है। अगर वास्तव में हल चाहिए तो बेहतर पहल करिए। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रार को बात सामने आ रही थी, तो यहाँ पर जो बयान आए हैं उसके बाद प्रवक्ताओं की जो स्थिति जो आई है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए डिबेट के दौरान भी, वो स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर सब बात गठबंधन की कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ताल है वो एकला ही ठोक रहे हैं, यानी एकला चलो रे। अब यहाँ पर एकला चलो रहे होगा या हम साथ साथ रहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल यहाँ पर बात तो यही है कि हम साथ साथ हैं पर सामने सामने भी हैं। स्थिति क्या होगी, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या होंगे, वो आने वाला समय बताएगा। और समय ये भी बताएगा कि INDIA गठबंधन का भविष्य लोकसभा चुनाव के लिए कैसा होने वाला है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।